नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। और आप सभी जानते हो कि ये सीरीज हम शुरू कर चुके हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, अगर आप तैयारी कर रहे हो सीएचएसएल की, अगर आप तैयारी कर रहे हो एमटीएस की, आप तैयारी कर रहे हो जीडी की, आप तैयारी कर रहे हो स्टेनो की, या आप तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन पोस्ट की, या आप तैयारी कर रहे हो सीपीओ की, या आप तैयारी कर रहे हो इसरो, या आप तैयारी कर रहे हो बार्क, या आप तैयारी कर रहे हो डीआरडीओ, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक यही क्लास आपका अंतिम समाधान है। तो अमन कुमार शर्मा जी, रेखा कुमारी जी, गोपी त्रिपाठी जी, सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक बार फटाफट सेशन को कर दो शेयर। और जैसे अभी आपने 9 बजे वाले सेशन को अपना आत्मीय प्यार दिया है, वैसे ही इस सेशन में भी आपके प्यार की अभिलाषा है। तो दोस्तों, फटाफट प्यार देना शुरू कीजिए। कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। और एक बात और, इस सेशन की पीडीएफ आप लोगों को शाम तक इसी सेशन के नीचे मिल जाया करेगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको यह सेशन की पीडीएफ नहीं मिलेगी। हम खुद लगवाएंगे पीडीएफ। अब हम ऑफिस आ गए हैं, अब हम आ गए हैं, अब हम और पढ़ाएंगे। सुने हो ना डायलॉग हमारा? तो अब हम आ गए हैं पीडीएफ के साथ, अभी और पढ़ाएंगे। और ये शाम तक पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज के इस सेशन की, पक्के से पक्का। तो चलो फिर अब आगे बढ़े। कोई भी कंटक हो जीवन का, सारे कंटकों का एक समाधान, नवदीप सर 10 AM, सुबह 10 बजे। तो एक बार फटाफट से एक बार सेशन को कर दो शेयर। और अब दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक औपचारिक जानकारी जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। देखो दोस्तों, पहले आप लोग कहते थे ना कि सर सिर्फ एंड्रॉइड के लिए मौजूद है, तो अब एंड्रॉइड के अलावा हम लोग आईफोन पर भी आ गए। अब आपको जब जरूरत पड़े तो आईफोन पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अब फायदे बता देता हूं आपको। जीवन का सबसे बड़ा कंटक सभी परीक्षाओं में क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हल कैसे करें, कैसे इसको क्रैक करें सर, ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी करता है। आशुतोष सर का सेशन तो आता ही है 8 से 9 सुबह डेली, लेकिन उस सेशन के अलावा हम लोग क्या और करें? तो दोस्तों देखिए, जैसे आशुतोष सर आपको पढ़ाते हैं ना करंट अफेयर्स, तो आप लोग ऐसे एक ईयरली वाली डायरी खरीद लो। 1 साल वाली जो डायरी होती है ना, 1 साल वाली डायरी तो खरीद ही डालो, आज के आज खरीद लीजिएगा, ठीक है ना? आज के आज ईयर वाली डायरी। और उस डायरी में यहां पर डेट लिखना, यहां पर डेट लिखो आज की 16 जनवरी, 17 जनवरी, या तो डेट वाली ही मिल जाए तो उसी को ले लो। अब यहां आज का करंट अफेयर्स 10-12 ही करंट अफेयर्स होते हैं, वो लिख लीजिए। यहां पर भी कल के 10-12 करंट अफेयर्स लिख लीजिए। और फिर संडे आएगा ना, उस संडे वाले दिन सारा का सारा करंट अफेयर्स एक हफ्ते का रिवाइज कर देना और क्विज करंट अफेयर्स पे देते ही रहो। जो कोई नई जानकारी मिले ना, यहीं लिख लो इसी बीच। मैं बता रहा हूं आपको, इतना शानदार करंट अफेयर्स हो जाएगा, इतना शानदार करंट अफेयर्स हो जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। याद रखना, ठीक है ना? तो करंट अफेयर्स को और बेहतर कर सकते हैं हम इससे। और दोस्तों, डेली की क्विज और ये सब्जेक्ट वाइज क्विज जो है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार काम करेंगी। तो जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो, जितना आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हो, खूब क्विज पढ़ो, ठीक है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये अड्डा 24/7 एप्लीकेशन ही अकेले आपके लिए इतनी सारी चीजें बिल्कुल फ्री में कर रहा है, 100% फ्री, ठीक है? तो मैंने आपको कहा ना कि जितनी मेहनत करोगे उतनी ही शानदार आपको जीत मिलेगी। कहते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते थे और कहा करते थे वो कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। और शानदार जीत तो आपकी वैसे ही होनी है। तो अनुष्का जी, खुशी जी, संदीप जी, अरविंद जी और अमन जी, सभी को नमस्कार। करीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं आज के सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से। पीडीएफ, जीआईएफ, इमेज के माध्यम से हम लोग सब कुछ जानेंगे दोस्तों। और आज के सेशन में आप लोगों के लिए पहला प्रश्न ये रहा, ये बताइए कि इनमें से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? जल्दी से बताओ। इनमें से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? वेस्टा नहीं है, उर्सा मेजर नहीं है, हाइड्रा नहीं है, विर्गो नहीं है। चलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो चलो फटाफट उत्तर देना शुरू कीजिए। हाँ, तो अब बताना है आपको
कह रहे हैं कि एसएससी जीडी करंट अफेयर्स मैराथन के 5 क्वेश्चन कॉमन 10 तारीख वाले थर्ड शिफ्ट में। बिल्कुल होता ही है, यही होगा। अड्डा 24/7 पर आ गए हो ना, तो यही होगा, मिलेंगे ही प्रश्न आपको। अब जल्दी से बताओ कौन सा एक तारामंडल नहीं है दोस्तों। तो देखिए, उर्सा मेजर की बात जब हम लोग करते हैं तो उर्सा मेजर को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं बिग डिपर, इसे हम लोग कहते हैं द ग्रेट बेयर, है ना। ये इंग्लिश के नाम है, इसलिए इंग्लिश में बता दिए आपको। इंग्लिश में भी द ग्रेट बेयर लिखेंगे, बिग डिपर लिखेंगे। लेकिन उर्सा मेजर को भारत में क्या कहा जाता है पता है आपको? भारत में इसे कहते हैं सप्तर्षि तारामंडल। तो यह भी याद रखना है आपको कि सप्तर्षि तारामंडल कहीं और का नहीं, हमारा अपना है ना। तो इनमें से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रोमन ग्रह देवी वेस्ता। रोमन ग्रह देवी तो ऐसे ही लिख दिया है, मैं बताऊं आपको। वेस्ता का इंग्लिश में वेस्ता ही कहते हैं, हिंदी में भी वेस्ता ही कहते हैं। ये जो रोमन ग्रह देवी लिखा है ना, ये रोमन लोगों के समय पर जब वो लोग राज्य किया करते थे, उस समय पर एक देवी हुआ करती थी। अच्छा, आपको फोटो दिखाते हैं देवी जी की, ठीक है। ऐसे देखिए, ये है रोमन देवी। इन रोमन देवी को वेस्ता कहा जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये है वेस्ता, ये है देवी। और दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि रोम साम्राज्य में पूजा किया जाती थी इनकी। देखिए, मशाल इनके हाथों में है। जैसे हमारे यहाँ माँ सरस्वती हैं, माँ लक्ष्मी हैं, वैसे ही उनके यहाँ वेस्ता हैं जिनकी पूजा होती थी, अशीरिया हैं जिनकी पूजा होती थी, अलग अलग तरह से। अब लेकिन इसके अलावा दोस्तों, वेस्ता की जब भी बात करोगे ना, वेस्ता क्या है? वेस्ता एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है यार। वेस्ता ये जो है, वेस्ता एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है। देखो, सिरिस, वेस्ता, पलस और हाइजिया। तो सिरिस, वेस्ता, पलस और हाइजिया, ये चारों के चारों एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं। याद रखेंगे ना आप लोग? बहुत बढ़िया। तो इनके नाम याद रखना, ये क्षुद्र ग्रह हैं। और क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं यह भी याद रखिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति। और अब जब हम बात करते हैं ना मंगल और बृहस्पति की, तो दोस्तों एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, मार्स और बृहस्पति के बीच में ग्रहों के टकराने की वजह से टूटे हुए बहुत छोटे बड़े टुकड़े मौजूद हैं, जो उसी तरह से सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा काट रहे हैं जैसे सभी के सभी ग्रह। और चूंकि ये मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच मौजूद हैं और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा काट रहे हैं, इसलिए इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, छोटे ग्रह कहते हैं इनको, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ना आप लोग, मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद हैं ये क्षुद्र ग्रह जिन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। अगली चर्चा अगले प्रश्न के साथ। बताइए भैया, हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा का हिस्सा है? बताओ जल्दी से। हमारा जो सौर मंडल है, हमारा मतलब हमारा अपना जिसमें हम हैं, वो कौन सी आकाशगंगा का एक हिस्सा है? और देखो दोस्तों, हम क्या बताया करते हैं आपको कि यहां पर है ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड थानोस वाला नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स के अंदर क्या होते हैं? यूनिवर्स के अंदर होते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब बहुत सारी आकाश गंगा। और मैंने आपको कहा था आकाश गंगा के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारामंडल। और फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी तो कहा था कि तारामंडल में होते हैं स्टार यानी कि तारा, और इन्हीं तारों में से एक तारा है हमारा सूर्य। तो जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है, और इस सूर्य का है अपना एक सोलर सिस्टम यानी कि अपना एक सौर मंडल है इस सूर्य का। और दोस्तों यह भी याद रखिए अब फटाफट से कि सौर मंडल में होते हैं बहुत सारे ग्रह, है ना। सौर मंडल में होते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स, और इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है जिसका नाम है अर्थ यानी कि पृथ्वी। और इसी पृथ्वी पर एक द्वीप है जिसका नाम है महाद्वीप है, जिसका नाम है एशिया। और दोस्तों यह भी याद रखना है कि एशिया में एक देश है जिसका नाम है इंडिया, है ना, इंडिया यानी कि हमारा भारत। और भारत में एक स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा का दिल्ली के निकट होना, और हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है गुरुग्राम।
गुरुग्राम, पहले इसी का नाम गुड़गांव हुआ करता था, अब आजकल गुरुग्राम है। ये मैं काहे बता रहा हूँ इतनी बड़ी राम कहानी, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम यहीं खड़े होकर आपको इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, हमारा जो सौर मंडल है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। और मिल्की वे गैलेक्सी की जब हम बात करते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में एक और शब्द कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मंदाकिनी। और यह भी याद रखिएगा कि जो मंदाकिनी है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था, सर्वप्रथम किसने उसके बारे में बताया था? तो सर्वप्रथम जिसने इसके बारे में बताया था उनका नाम क्या गैलीलियो है या नहीं है? फटाफट बताओ, गैलीलियो है या नहीं? दोस्तों सेशन को आप लोग ऐसे शेयर करो जैसे जंगल में लगती है आग, एकदम भड़भड़ाक फैला दो। तो दोस्तों हमसे सबसे नजदीक अगर कोई गैलेक्सी है तो सबसे नजदीक है, याद रखिएगा, सबसे निकट, सबसे नजदीक एंड्रोमेडा। हमारी वाली का नाम है मंदाकिनी। और दोस्तों ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं, उन आकाशगंगाओं में से बहुत सारे तारामंडल, बहुत सारे तारामंडलों में से एक है तारा सूर्य का अपना सौर मंडल, उसमें है कई सारे प्लैनेट्स, जिसमें से एक है पृथ्वी, जिसमें से एक है महाद्वीप एशिया, और उस महाद्वीप में से एक देश है भारत, भारत में एक राज्य है हरियाणा, और हरियाणा में एक शहर गुड़गांव। वहां खड़े होकर के मैं आपको ये दुनियादारी बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं आपको। चलो बढ़िया। तो अब दोस्तों आपको यही याद रखना है कि मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा। तो दोस्तों ये नाम भी मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलो बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। अब दोस्तों फटाफट से अगला प्रश्न आपको मैं दूं, लेकिन उसके पहले देख लीजिए एक बार हमारी गैलेक्सी को। ये है मिल्की वे, ये है मिल्की वे, और इस मिल्की वे में बीचों बीच देखिए ये कौन से शेप में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताइएगा स्पाइरल, है ना, स्पाइरल नाम याद रखिएगा। स्पाइरल नाम जब भी आप देखते हो ना, स्पाइरल को और क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं सर्पिलाकार। तो किस शेप में है ये? सर्पिलाकार शेप में है, याद रखोगे। ये आकार है, इसका आकार है, शेप कौन सा शेप है? सर्पिलाकार शेप है। चलो बहुत अच्छे, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें देखिए सूर्य कहां है? सूर्य बाहर की तरफ है, सूर्य अंदर नहीं है, अंदर की तरफ तो ब्लैक होल है। अच्छा, ब्लैक होल के बारे में एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ब्लैक होल क्या है। तो दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनोगे क्या? वादा करते हो कि मेरी बात ध्यान से सुनोगे? देखो, जब कभी भी किसी गुरुत्वीय पिंड का साइज छोटा होने लग जाए लेकिन उसका द्रव्यमान उतना ही रहे, तो उसके अंदर का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं समझ में आई? इंग्लिश में समझो। जब किसी ग्रेविटेशनल बॉडी का साइज रिड्यूस हो और उसका मास सेम रहे तो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ जाता है। किसी भी ग्रेविटेशनल बॉडी का साइज रिड्यूस हो, मास सेम रहे तो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसे ही हम ब्लैक होल कहते हैं। और वो अपनी तरफ चीजों को ऐसे अट्रैक्ट करता है कि उसमें से कुछ निकल ही नहीं सकता, नॉट इवन द लाइट कैन एस्केप। हिंदी में समझो तो किसी गुरुत्वीय पिंड का जब आकार छोटा होने लग जाए और उसका द्रव्यमान उतना ही रहे तो उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। आकर्षण इतना ज्यादा कि उसमें से लाइट यानी प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता। तो याद रखोगे? बहुत बढ़िया। रोज सुबह 9 बजे और रोज सुबह 10 बजे नवदीप सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। नवदीप सर आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस, और ये जीके जीएस की वैक्सीन है जो मैं देता हूं, कायदे से कहा जाए तो बूस्टर डोज। किसी भी तरह का एग्जाम नामी कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप यहां मौजूद हो, यहां पे आप आते हो तो। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके एक और चर्चा बताइए जल्दी, इसमें से कौन से प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहते हैं? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ दोस्तों। हाँ, नाइट क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, पर दोस्तों अब जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसमें से क्या मरकरी है, प्लूटो है, मार्स है या वीनस है? जल्दी से बताइए। हाँ, खैर नवदीप सर कौन है? अबे हम हैं भैया, आपके सामने जो खड़े होकर के इतना चिल्ला रहे हैं गुड़गांव में वही है। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वीनस उत्तर मत दे देना, मैं सही बता रहा हूं। 101 लानते मैं ऑनलाइन फेंक करके आपके फोन में मारूंगा, ठीक है? गलती से भी वीनस उत्तर मत दे देना। और दोस्तों सेशन को थोड़ा शेयर करो, कम से कम 500 लोगों तक तो पहुंचाओ। 225 पहुंचा दिए हो है ना,
225 पहुंचा दियो, 275 और। तो देखो कौन सा प्लेनेट है जो लाल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मार्स। क्यों पता है? क्योंकि इस पर आयरन के ऑक्साइड की मौजूदगी है ना, याद रखिएगा, इसमें लौह का ऑक्साइड मौजूद है और लौह का ऑक्साइड इसका लाल रंग दिखाता है। तो कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट कहलाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मार्स। और देखो प्लूटो क्या है? प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है, तो प्लूटो को कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। कल भी आपको जब क्लास लेकर के बताया था तो मैंने कहा था कि यह कहलाता है बौना ग्रह। और यह भी याद रखिएगा कि जो बौना ग्रह हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है 2006 में घोषित किया गया था, 2006। और 2006 में मैंने ये भी बताया था कि अगस्त में, डेट मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद 24 अगस्त थी शायद, या 22 अगस्त थी, दो में से एक। चलो बढ़िया। तो अब आपको सही तरीके से उत्तर जानना ही है। मरकरी जो है, मरकरी को हम लोग कहते हैं बुध, सबसे छोटा, 4800 किलोमीटर का इसका बस डायामीटर है। और वीनस शुक्र की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि जो शुक्र है यह एक तो ब्यूटी ऑफ, है ना, ब्यूटी ऑफ गॉड्स, मतलब एक तो सुंदरता का देवता इसको कहते हैं, भोर का तारा, संध्या का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, सब यही है, शुक्र ही है। सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा गर्म, एवरीथिंग। ठीक है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब अगली चर्चा अगले प्रश्न के साथ हो, लेकिन उसके पहले यहां पर देख लीजिए सूर्य का टोटल व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, है ना। फिर उसके बाद देखिए मरकरी छोटा है ना, 4,900 किलोमीटर का व्यास है इसका, 6,800 किलोमीटर का तो मंगल का है। अच्छा यहां पर देखिए शुक्र का 12,100 किलोमीटर और पृथ्वी का 12,760, इसीलिए पृथ्वी और शुक्र आपस में बहनें कहलाती हैं। और यहां पर देखिए सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा ग्रह है? जुपिटर। आपको वैसे ही देख के पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा गुरु है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, वो सबसे बड़ा ग्रह है। शनि उससे छोटा है दूसरे नंबर पर। तो नंबर 1 पर कौन है? ये। नंबर 2 पर शनि, नंबर 3 पर अरुण, नंबर 4 पर वरुण, नंबर 5 पर कौन है? पृथ्वी हमारी, नंबर 6 पर कौन है? शुक्र, नंबर 7 पर कौन है? मंगल, और नंबर 8 पर कौन है? मरकरी। ये हम बड़े से छोटे क्रम बना रहे हैं, ठीक है ना, बड़े से छोटा क्रम बना रहे हैं, तो बड़े से छोटा क्रम याद रखिएगा। और ये जो 5, 6, 7, 8 वाले हैं इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, इनको कहते हैं स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये जो बाहर वाले हैं इनको कहते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन का मतलब होता है जोवियन का मतलब होता है बाह्य ग्रह। ठीक है, हाँ नोट्स भैया बनाते रहो, जो जो आपको लगे कि हाँ आप हमारे सेशन से सीख सकते हो, पढ़ लिया करो और लागू कर लिया करो अपने ऊपर। अब बताओ जल्दी से, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, तो बताओ जल्दी से। ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स किसे कहते हैं? एक बार फटाफट से बताइए दोस्तों। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है ना? हाँ, प्रीति कह रही हैं गुरु ग्रह भी बड़ा और पृथ्वी पर गुरु का दर्जा भी बड़ा। वाह क्या बात है। हाँ अभी करीना उसी के ऊपर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। पर दोस्तों सभी उत्तर दीजिए। कश्मीर से भी जो दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार, और विभिन्न जगहों से भारत में जो दोस्त जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम नमस्कार। चलो दोस्तों अब फटाफट उत्तर देना शुरू करो। यहां बताओ ब्रह्मांड के अध्ययन को और किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। और ये सही उत्तर हो जाएगा रे, कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोलॉजी का मतलब ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है किसी का भविष्य बताना। भविष्य बताना। वो आते हैं ना, एक महाराज जी आएंगे और वो हाथों की लकीरें ऐसे देखेंगे और फिर बोलेंगे कि यार आपकी लकीरें ना ऐसे सीधे सीधे कटी हुई हैं, मतलब आपके जीवन में कोई कष्ट है पक्का। उनने बोला मेरे को कि यार तुम्हारे जीवन में ना 30 साल में बहुत बड़ा कष्ट लिखा है। मैं कहा कष्ट कौन सा लिखा है? हाँ मेरी शादी तो होने वाली है, ये बात तो सही है। बोला बस यही तुम फंसे। मैं कहा अच्छा ठीक है, ऐसा मैंने सोचा, पर मैं कहा यार फिर रहने दो, इतना बड़ा जब कष्ट आ रहा है तो उसको रहने दो, तो डिसमिस कर दो कार्यक्रम को। तो भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं। सीस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान, यह आपको याद रखना है, भूकंप विज्ञान। और लिम्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? भूगर्भिक पानी का अध्ययन। भूगर्भिक को यहां पर हम लोग एक और शब्द लिख सकते हैं तो ज्यादा सही हो जाएगा। मैं आपको चाहूंगा कि आप उस शब्द पर ध्यान दें, भूमिगत जल का अध्ययन।
है ना, तो ये ज्यादा बढ़िया शब्द है। भूमिगत जल का, इनलैंड वाटर का स्टडी लिम्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है दोस्तों? तो लिम्नोलॉजी जो है, लिम्नोलॉजी के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनलैंड वाटर। ऐसा करते हैं यार, वो महाराज जी आते हैं, बहुत खतरनाक है, महाराज जी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। चलो अब जल्दी से अगली चर्चा दोस्तों। ओह ये क्या है? ये है ब्रह्मांड। देखो ऐसे मेरे पीछे ना कुछ चक्र वक्र घूमने लग जाए, मैं ऐसे लगूं कि हाँ बस आशीर्वाद दे रहा हूं आप लोगों का, मेरे आशीर्वाद देने से आपका सारा परीक्षा निकल जाए तो मजा आ जाए, ऐसा कुछ हो। पर करनी तो मेहनत ही पड़ेगी। ऐसे मैं खड़ा भी रहूं, मेरे पीछे ब्रह्मांड ऐसे डोलता भी रहे, उसके बावजूद दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैं कितना ही आशीर्वाद दे दूं, कितना ही मैं भगवान से दुआएं मांग लूं कि मेरे हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए, पर आपको है ना, आपको जब मेहनत करनी है तो मेहनत के लिए करना ही पड़ेगा। चलो अभिषेक चौबे सही कह रहे हो भैया। अगली चर्चा, ये बताओ कि इसमें से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। अब आपको पता है, आपको उत्तर देना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए यहां पर एक शब्द है हमारे पास टेरेस्ट्रियल, इसका हिंदी में मतलब होता है स्थलीय, और दूसरा इसी के लिए एक शब्द है इनर। इनर का मतलब होता है आंतरिक कहते हैं इसे। अच्छा दूसरा यहां पर देखिए हमारे पास एक शब्द है जिसे हम कहते हैं जोवियन। जोवियन का मतलब होता है आउटर, और जब ये आउटर शब्द कहीं पर पढ़ोगे ना तो आउटर के लिए आपको शब्द मिलेगा बाह्य। अब देखो यही समझने की जरूरत है इन दोनों चीजों में महत्वपूर्ण क्या है। स्थलीय ग्रह जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं, जिनको हम आंतरिक ग्रह कह रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों में, है ना, जिन ग्रहों में पत्थर और बाकी अन्य वो सब पदार्थ हैं जिन पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है, इनके अंदर गैस नहीं है, अगर है तो इनके बाहर गैस है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हो पृथ्वी की, तो पृथ्वी के अंदर गैस नहीं है, हाँ, मतलब अंदर से गैस निकलती है, वो बात अलग है रिएक्शन करके, परंतु पृथ्वी के अंदर गैस नहीं, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में गैस है। ऐसा ही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में गैस है तो ये स्थलीय है, अंदर मिट्टी है, पत्थर है, लेकिन ये जो है ना, ये आंतरिक रूप से भी, इनका याद रखिएगा, ये आंतरिक रूप से भी गैस व अन्य सभी पदार्थों से बने हुए हैं। तो गैस व लिक्विड यानी कि द्रव से बने हैं, अंदर से भी ये गैस और लिक्विड से बने हुए हैं। तो यही खास बात है इनके बारे में। तो दोस्तों अब यही आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है, जोवियन प्लैनेट्स नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र स्थलीय ग्रह है। बाकी जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून ये तीनों के तीनों जोवियन है। बहुत बढ़िया, सही उत्तर आप लोगों ने दे दिया ना। इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा है नॉट अ। नॉट अ कहने का मतलब इसमें से कौन सा नहीं है, उसकी बात हम पूछ रहे हैं आपसे। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली चर्चा करते हैं। पर उससे पहले कि हम आपको बता दें ये जोवियन कौन कौन से हैं, है ना, जोवियन कौन कौन से हैं। तो जोवियन का अर्थ हो जाता है जो गैसीय उत्पत्ति वाले हैं। अब इसमें अंदर भी गैस और लिक्विड मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले बृहस्पति है, तो आप ये देख लीजिए कि बृहस्पति के बारे में जानकारी, शनि के बारे में जानकारी, यूरेनस और नेपच्यून। मैं शनि के बारे में एक खास बात आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि शनि के चारों तरफ ये जो वलय है, इसमें कुछ नहीं, छोटे छोटे ऐसे ही या तो आइस के या तो बर्फ के टुकड़े हैं, और या फिर छोटे मोटे क्षुद्रग्रह हैं। इस वलय को पहली बार किस व्यक्ति ने देखा था? तो नाम याद रखिएगा कि जिसने हमारी आकाश गंगा को देखा था उसी ने शनि के चारों तरफ वलय को देखा था। और दूसरी बात, ये बहुत हल्का है, आपको पता है अगर इसे पानी में फेंक दो तो आप तैरता रहेगा। ये मतलब इतना हल्का ग्रह है कि इसका द्रव्यमान इतना हल्का, इतना कम है कि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। मतलब ये पानी पे तैरेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, श्रुति कह रही है आई एम इन क्लास 8। वाह क्या बात है, चलो बढ़िया है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं और अगली चर्चा अगले प्रश्न के साथ। बताइए जल्दी से, यहां पर एरिस क्या है? सौर मंडल में हमारे एरिस जो है, एरिस क्या है? एक ग्रह है, एक बौना ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह है, या एक चंद्रमा है? इनमें से क्या? बता दो एक बार जल्दी से सही उत्तर दोस्तों। क्या है एरिस? है ना,
एरिस क्या है? प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है कि मून है? अब देखो दोस्तों, एस्ट्रॉइड की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में मौजूद है ये, ठीक है। हमने आपसे कहा था मार्स और जुपिटर के बीचों बीच मौजूद है ये। और ये भी याद रखिएगा कि एरिस क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह एक एस्ट्रॉइड है या नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ 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 कह रहे हैं एस्ट्रॉइड है। अगर मैं कहूं कि एस्ट्रॉइड नहीं है तो, अगर मैं कहूं कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है तो, एरिस के बारे में, मेक के बारे में, हाँ जल्दी से बताओ। अब दोस्तों अब फंसे आप लोग सही चक्कर में, है ना। तो देखो दोस्तों, ड्वार्फ प्लैनेट है ये। उत्तर याद रखिएगा, ड्वार्फ, बौना ग्रह है एरिस। कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो देखिए सबसे पहले ड्वार्फ कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक एरिस है हमारा ड्वार्फ, और उस ड्वार्फ के अलावा दूसरा कौन सा है? प्लूटो, तीसरा है ह्यूमिया, चौथा है मेकमेक और पांचवा है सेरिस। ठीक है, सेरिस, मेकमेक, ह्यूमिया, प्लूटो और एरिस, याद रखिएगा। ठीक है, ये 5, इनके नाम याद रखना है। डायमीटर आप देखोगे तो इनका डायमीटर आप देखिए छोटा है। अब देखिए 4900 किलोमीटर का डायामीटर, मैं आपको बस यही जानकारी देना चाहता हूं। 4900 किलोमीटर का व्यास या डायामीटर तो हमारे बुध का है, यानी मरकरी का। अब दोस्तों कम से कम उससे बड़ा हो तो हम उसे ग्रह की श्रेणी में रखें भी। जब हमने प्लूटो के बारे में पता लगाया तो प्लूटो का जो टोटल व्यास है वो 2302 किलोमीटर मात्र का है। अब 2302 किलोमीटर का व्यास, ऊपर से सारे के सारे प्लैनेट, सारे के सारे ग्रह ऐसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाएं दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, और ये अकेला ऐसे मारे, क्या पता ये है भी प्लैनेट की नहीं है। और तीसरी चीज जो प्लूटो के बारे में थी वो ये थी कि प्लूटो का साइज छोटा था। अच्छा, ये तो पहली चीज बता दिया, ठीक है ना। तो राकेश राजपूत जी, अब आपको समझ में आया कि सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों ये याद रखना है कि 2302 किलोमीटर छोटा है, 2326 भी छोटा है, 1436, 1420 और 952 किलोमीटर तो छोटे हैं ही। ये तो व्यास छोटे छोटे हुए, तो फिर हम इनको क्यों कहें ग्रह यार, है ना। इनको ग्रह करने का कुछ लॉजिक नहीं बनता, इसलिए बुध से ऊपर होगा तो बात की जाएगी, नहीं तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा भैया कैंसिल। बता दो एक बार, बिग बैंग थ्योरी के बारे में प्रस्ताव किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? यही आपका प्रश्न है, फटाफट उत्तर देना है आपको। और दोस्तों एक बार शेयर भी कर दो, है ना, जल्दी से शेयर कर दो तो मजा आए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडविन हबल थे, जॉर्जस लेमेंट्री थे, केपलर थे, आइजैक न्यूटन थे। तो दोस्तों एडविन हबल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था हबल का नियम। अब हम हबल के नियम पर जब भी चर्चा करते हैं तो हमको थोड़ी हंसी जरूर आती है। हबल का नियम या हबल्स लॉ, अब इंग्लिश में समझो फिर हिंदी में समझाते हैं इसको। द फार्दर वी आर फ्रॉम द गैलेक्सी द फास्टर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। जितना दूर हम किसी आकाश गंगा से होते हैं उतनी ही तेजी से वो आकाश गंगा हमसे दूर जा रही होती है। क्या है भैया ये तो इनका स्टेटमेंट था। ऐसे ही एक है फिजिक्स में डॉपलर, वो कहते हैं कि एम्बुलेंस जब दूर होगी तो कम कम आवाज आएगी, जब नजदीक आ जाएगी तो एम्बुलेंस की खूब आवाज आएगी, लेकिन जब एम्बुलेंस दूर चली जाएगी तो फिर आपको बहुत कम आवाज आएगी। ये क्या है यार? अगर ये दोनों लोग हमको मिल गए होते तो हम इनका पैर छू के जरूर इनसे पूछते कि गुरुदेव आप करना क्या चाहते हो। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डॉपलर बाबा ने मेरे को समझाया, उन्होंने कहा नहीं बेटे, whenever there is a relative motion between the source and listener the frequency seems to be changing। मैंने कहा वाओ, इसका मतलब? बोले इसका मतलब वही है, एम्बुलेंस दूर होगी तो कम साउंड आएगा, नजदीक होगी तो ज्यादा साउंड आएगा, और फिर दूर चली जाएगी तो फिर कम साउंड आएगा। हमने कहा वाह गुरु वाह, मतलब कहना क्या चाहते थे आप, ये भी समझ में ना आया हमारे। तो एक तो हबल साहब हैं, हबल का नियम, और दूसरा है ना, दूसरा यहाँ पे जॉर्जस लेमेंटर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1927 में 1927 में बिग बैंग थ्योरी इन्होंने ही दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो अगला अर्थ है ना दोस्तों मैं जो इसका अगला अर्थ है उसमें बता दूं, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे।
इनको कहा जाता है लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम दिए थे इन्होंने। और इसके अलावा चौथा पॉइंट याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन। ये जो न्यूटन बाबा है ना, न्यूटन बाबा के बारे में एक बात याद रखिए कि सर आइजैक न्यूटन या न्यूटन बाबा, इन्होंने तो बहुत सारी चीजें दी। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, फोर्स के बारे में बताया। कह रहे मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग कुछ नहीं दोस्तों, सेशन को शेयर करो तब तो मजा आएगा, आगे बढ़ो। ये देखो, ये हमने आपको कल समझाया था, हमने आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी कि यूनिवर्स थ्रू टाइम क्या है। सबसे पहले जब विस्फोट हुआ उसके बाद से तो थोड़ी देर बाद जाकर के नाभिकों का निर्माण हुआ, यानी न्यूक्लियाई बने, फिर 3 लाख साल बने तब जाकर के एटम फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद कुछ करोड़ साल लगे तब तो गैलेक्सीज बनी, कुछ अरब साल लगे तब जाकर के गैलेक्सीज बढ़ना शुरू हुई, आकाश गंगाओं में विस्तार हुआ, 9 बिलियन साल बीते, यानी 900 करोड़ साल बीते इस बिग बैंग को, तब जाकर के हमारा सोलर सिस्टम बना, और लगभग 1000 करोड़ साल बीतने के बाद पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बात है ये। अगली चर्चा ये है कि लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो ये कौन से प्लैनेट के मून हैं? बताइए जल्दी से। जुपिटर के हैं, सैटर्न के हैं, नेपच्यून के हैं कि मार्स के हैं? लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो किस ग्रह के चंद्रमा हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। जुपिटर के हैं, सैटर्न के हैं, नेपच्यून के हैं कि मार्स के? उत्तर दीजिए फटाफट से दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए, है ना। तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या मंगल, इन किस ग्रह के चंद्रमा हैं? किस ग्रह के चंद्रमा कह सकते हैं या किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह कह सकते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। देखिए, चूंकि हमारा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए हम कई बार अन्य ग्रहों के चंद्रमा नाम से लिख देते हैं कहीं पर या संबोधित कर देते हैं। सही कहा जाए तो प्राकृतिक उपग्रह हैं उसके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है कि जुपिटर कहाँ चला गया यार। आप सभी लोगों को पता है कि जुपिटर और गैनीमीड जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा, याद रखोगे ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। ये देखिए, यूरोपा, लो, कैलिस्टो और गैनीमीड। गैनीमीड जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलो दोस्तों, हाँ आगे चलते हैं और आगे चल करके एक और चर्चा करते हैं कि बुध के कितने चंद्रमा हैं? बताइए। ये एक प्रश्न आ गया आपके सामने कि बुध जो है, बुध के कितने चंद्रमा हैं? अच्छा, बुध के चंद्रमा, ठीक है, करीना, शंकर, श्रुति, प्रभाकर, सोनिया, दिनेश, बहुत बहुत अच्छे। अब दोस्तों फटाफट उत्तर देना है आपको कि बुध के कितने चंद्रमा हैं। देखो सबसे ज्यादा किसके हैं? तो सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि सैटर्न के हैं। तो दोस्तों सैटर्न यानी कि शनि, और शनि के हैं 82। फिर उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और आप लोग जानते हैं इसके हैं 79। फिर उसके बाद यूरेनस का नंबर आता है जिसे कहते हैं अरुण, इसके हैं 27। फिर उसके बाद नेपच्यून का नंबर आता है जिसका, है ना, नेपच्यून जिसे कहते हैं वरुण, और वरुण के हैं टोटल 14। फिर उसके बाद नंबर आता है मंगल का, और मंगल के हैं 2। फिर उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का, और पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी का है 1 जिसका नाम ही है चंद्रमा, और इसके अलावा 2 हैं, बुध और शुक्र, उनके बिल्कुल नहीं है। तो 0 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही उत्तर है। याद रखोगे ना? ठीक है, याद रखे। ऐसे याद रखिएगा कि शनि के सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बृहस्पति के, फिर अरुण, वरुण, मंगल और पृथ्वी, और शुक्र और बुध के तो हैं ही नहीं। बहुत अच्छे। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ सर मून हो जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत मेहनत करके ही ये अचीव किया जा सकता है टारगेट। ऐसा नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, सोचो कि जब कविताएं लिखा करते थे उस समय पर वह लोगों को मोटिवेट भी करते थे, और लोगों को मोटिवेट करते समय वो लाइनें लिखते थे, और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया बढ़िया लाइनें लिखते थे, जिसमें से एक लाइन आज भी हमको याद है, और वो लाइन ये है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। इसका मतलब कौन सी ऐसी बाधा है जो वीर नर को रोक सके? मानव जब पांव उठाता है पत्थर पानी बन जाता है। यदि मानव पैर उठा ले और रख दे पत्थर पर तो पत्थर को भी पिघलना पड़ेगा, और ऐसा हुआ है ना।
तो ऐसा अगर हुआ है, ऐसा अगर होता है तो ऐसा होगा और हमारे साथ भी होगा। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब पांव उठाता है पत्थर पानी बन जाता है। और अंगराज कर्ण के बारे में वो लिखते हैं, याद रखिएगा, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो ये होता है, वीर खींचकर रहते हैं इतिहासों में लीक। चलो बढ़िया, बताओ, एस्ट्रॉइड्स आर मेनली फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट्स व्हिच लाइज बिटवीन व्हिच प्लैनेट। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं, बताइए फटाफट से दोस्तों, है ना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, कह रहे हैं सर एक मैंने भी लिखा है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये जो आपने लिखा है, ये जब मैं एसएसबी देने जाता था तो वो एसएसबी में, इलाहाबाद के एसएसबी में भी, एसएसबी 34 एसएसबी जो थी वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये आप ही ने लिखा के टंगवाया क्या वहाँ पे? हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बताओ दोस्तों, क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं? तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया है कि ये जो मंगल और बृहस्पति हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाएंगे। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, दिल जीत लेते हो आप लोग। बताओ जल्दी, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहलाती है? अगर आपसे कोई पूछे कि स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो यहां पर आपके लिए हो जाएगा एक महत्वपूर्ण डिस्कशन। जल्दी से बताइए, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? देखिए अब यहां पर जो प्रश्न आया है ना, हाँ ये प्रश्न है बड़ा मजेदार। एक तो प्लैनेटरी, प्लैनेटरी मतलब क्या होगा? ग्रहों के बारे में जानना, ठीक है, मतलब ग्रहों के यानी प्लैनेटरी। एस्ट्रोनॉमी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान या खगोलीय विज्ञान, ठीक है, खगोल शास्त्र भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों ठीक, खगोल शास्त्र, जैसे इकोनॉमी को अर्थशास्त्र कहते हैं वैसे एस्ट्रोनॉमी को खगोल शास्त्र कहते हैं। लेकिन यहां पर एक और शब्द आता है आपके सामने जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये भविष्य बताने वाला शास्त्र है। हमारे यहां गांव में बोलते हैं सामुद्री पढ़े हो क्या? सामुद्री पढ़ने का मतलब इतना कैसे जानते हो आप? हैं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला है सतना, वहां से। तो वहां पे बचपन में जब हम लोग कभी बोल देते थे कि यार, है ना, ये कौन सा व्यक्ति है, या मान लो एग्जाम्पल के तौर पर जब हम कभी भी किसी से ही बोल देते थे ना ऐसे मजे मजे में कि यार ये आदमी तो बहुत बेकार है, तो बोलते हैं समुद्री पढ़े हो क्या, कैसे जानते हो इसके बारे में? तो ऐसा हो जाता है। सेलेनोलॉजी का मतलब होता है चंद्रमा का अध्ययन करना, चंद्रमा का अध्ययन, स्टडी ऑफ मून, ठीक है। और पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों की खेती प्रक्रिया का अध्ययन, है ना, स्टडी ऑफ फ्रूट्स और उनके कल्टीवेशन प्रोसेस को। तो ऐसा कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन प्रोसेस इज नोन एज पोमोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड एज सेलेनोलॉजी। तो सेलेनोलॉजी का मतलब चंद्रमा का अध्ययन और पोमोलॉजी का मतलब हो गया फलों की खेती प्रक्रिया का अध्ययन। और जहां पर ये लॉजी लगा होता है ना, LOGY, लॉजी का मतलब समझ लेना विज्ञान से ही है, जैसे बायोलॉजी तो जीव विज्ञान। अब बताओ नॉर्थ स्टार क्या है इसमें से? हाँ, कह रहे हैं कि आपने भी तैयारी की। हाँ बिल्कुल, तैयारी तो करते थे हम, CDS की करते थे, UPSC CDSE की, ठीक है। कई बार उसके थ्रू एंट्री गए हम लोग SSB देने के लिए, बहुत बार मेनी टाइम्स। और फिर अंततः कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हमें बाहर होना पड़ा। तो चलो बताओ फिर, उत्तर दिशा का तारा किसे कहते हैं? पोल स्टार, वेगा, पोलरिस, रीगल, किसे कहते हैं बताओ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरे उत्तर दिशा का तारा और कोई नहीं, उत्तर दिशा का तारा पोल स्टार, है ना, नॉर्थ स्टार मतलब पोल स्टार। बहुत बढ़िया, पोल स्टार, ध्रुव तारा। ऐसा कहते हैं ना कि ध्रुव कौन थे? ध्रुव जा करके और विराजमान हो गए थे आकाश में, भगवान से आशीर्वाद पा करके आकाश में जाकर विराजमान हो गए थे ध्रुव। अब बताइए जल्दी से, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ओरियन कंस्टलेशन, है ना, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है?
ओरियन, हाँ ओरियन तारामंडल जो है, ओरियन तारामंडल आप देखोगे तो इन्हीं में से एक की तरह दिखता है। अच्छा, फाइटर और पाइपर को छोड़ दीजिए, प्रेडेटर और हंटर में से सही उत्तर दीजिए क्या होगा, है ना। प्रेडेटर और हंटर में से सही उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हंटर होगा, प्रेडेटर होगा, फाइटर होगा कि पाइपर होगा, इसका सही उत्तर। थैंक यू एवरीवन। पर देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है हंटर, ये याद रखिए। बताता हूं कैसे, ये देखो ऐसे, ये जो तारे हैं ना, ये तारे कुछ इस तरह से हैं कि ओरियन, देखो यहां एक तारा, यहां पर एक तारा, फिर उसके बाद यहां पर एक तारा, फिर उसके बाद यहां 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 और यहां यहां। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी काल सर्प तारामंडल के बारे में सुना है? जैसे एक सप्तर्षि तारामंडल के बारे में हम लोग सुनते हैं, वैसे ही हम लोग एक काल सर्प तारामंडल के बारे में भी सुनते हैं, है ना। दिनेश जी धन्यवाद। तो अब देखो दोस्तों, इसे हंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए शिकारी जैसा नहीं लग रहा, तो इसलिए इसको हंटर कहते हैं। तो ओरियन तारामंडल जो है, ओरियन तारामंडल हंटर कहलाएगा। और दोस्तों ये फोटो देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों कहते हैं इसे हंटर। तो ये आप लोगों के लिए मेहनत करके ना फोटो हम लगा के लाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें कि हमारे ब्रह्मांड में जो चीजें हैं, तारामंडल हैं, वो कैसे हैं, है ना। कह रहे नहीं सुना, ठीक है। अरे काल सर्प बोल दिया क्या मैंने गलती से, काल पुरुष तारामंडल। नबरुण जी सही कह रहे हैं, काल पुरुष तारामंडल, काल सर्प नहीं। काल सर्प तो दोष होता है, गलती से मैंने काल सर्प बोल दिया था शायद। चलो बताओ, बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताती है? अब बताइए फटाफट। हाँ, काल सर्प नहीं, काल पुरुष तारामंडल। बताओ जल्दी से, बिग बैंग सिद्धांत किसके बारे में व्याख्या करता है, किसके बारे में बताता है? ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सी के बारे में, ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में कि स्टार के बारे में? आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सितारों की उत्पत्ति? क्या मिलता है आपको? बहुत अच्छे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दोस्तों बिग बैंग थ्योरी जो है ना, बिग बैंग थ्योरी आपको बताता है हमारे ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। और फिर मैं आपको बताऊं, यही यूनिवर्स है जिसके अंदर होते हैं गैलेक्सी, और बहुत सारे गैलेक्सी हैं कि गिने नहीं जा सकते। उनके अंदर होते हैं कॉन्स्टेलेशन, और कॉन्स्टेलेशन होते हैं तारों के समूह, तो उनमें फिर होता है स्टार। यानी कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं न जानी कितनी, असंख्य आकाश गंगा, उन असंख्य आकाश गंगों में असंख्य तारामंडल, और उन असंख्य तारामंडलों में से एक तारामंडल के अंदर मौजूद हमारा सूर्य, स्टार, सूर्य तारा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए सौर मंडल की खोज किसने की? हमारा जो सौर मंडल है उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? दोस्तों एक बार उत्तर दे दो फटाफट से, और शेयर भी किया करो दोस्तों, शेयर, है ना। देखो जितने लोग हैं मैं उन सभी को बता दूं, रोज सुबह 9 बजे नवदीप सर आपके साथ यहां पर जुड़ेंगे, रोज सुबह 10 बजे नवदीप सर आपके यहां पर जुड़ेंगे साथ में। और ये 9 और 10 बजे का डेटा याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए भी क्योंकि रोज सुबह 9 और 10 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा ही यहां पर। तो जितने भी CGL की तैयारी वाले हैं, CHSL की तैयारी वाले हैं, GD की तैयारी वाले हैं, MTS की तैयारी वाले हैं, वो सब लोग ये कक्षा अटेंड करें, क्योंकि इस कक्षा में आपको बहुत ज्यादा जानने को मिलेगा। बार्क की तैयारी करने वाले, DRDO की तैयारी करने वाले, बार्क है, DRDO है, इसके अलावा दोस्तों जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, KVS वगैरह भी हैं, या जो भी ISRO वगैरह की परीक्षाएं हैं, उन सब में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। ये बताओ मर्फी हैं, मर्फी जो थे, मर्फी ने रेडियो की खोज की थी क्या? जल्दी से बताओ, रेडियो की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने क्या दिया था? कोपरनिकस ने दिया था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना, ये याद रखिएगा। हीलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी? हीलियोसेंट्रिक। तो हीलियोसेंट्रिक, हीलियो का मतलब होता है सूर्य और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में। तो सूर्य केंद्र में है, यह अवधारणा किसने दी थी? सूर्य केंद्र में है, यह अवधारणा देने वाला कोई और नहीं, है ना, ये कोई और नहीं हमारा अपना कोपरनिकस है। वास्को डी गामा ने क्या खोजा था? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, है ना। भारत की खोज वो क्या किया था? भारत पहुंचा था वो,
तो न्यूटन तो मैंने बता ही दिया, मर्फी के बारे में आप बताओ रेडियो है या नहीं। ठीक है, स्टेनो का क्लास भी यही है भैया, स्टेनो के बारे में भी आप यहाँ पे ऑल एसएससी एग्जाम लिखा है ना, थंबनेल पर देखिएगा। अब बताइए जल्दी, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, चित्रांश कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज मर्फी ने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी में फिर हेनरी बैकरल का नाम क्यों आता है ना? पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, इन सब का नाम क्यों आता है? टॉलमी ने दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, बिल्कुल सही। अभी दिनेश जी पता नहीं, पर जल्दी आएगा। बताओ सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, और आप लोग सही जानते भी हो। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कोई और नहीं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है हमारा वीनस। अच्छा वो भी बता दूं क्यों, क्योंकि इसके वायुमंडल में, इसके पास वायुमंडल है, इसमें हवा है, इसके वायुमंडल में 95% CO2 है। और सोचो कि हमारे यहाँ पर जो CO2 है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 0.03% CO2 है ना, 0.039%, और ये बढ़ गई थी थोड़ा, 0.001% बढ़ गई, तो ये हो गई है टोटल अभी 0.04%। और इतने में हाहाकार त्राहिमाम मचा हुआ है भारत में नहीं पूरे विश्व में, हाहाकार और त्राहिमाम। और ये त्राहिमाम और हाहाकार इसलिए मचा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियरों की बर्फ पिघल रही है, पूरा जलस्तर बढ़ जाएगा, 300 मिलियन लोग डूब जाएंगे, सब हो जाएगा। ये सब बातें समझ रहे हो आप? 95% कार्बन डाइऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर में कैसी होंगी? सबसे गर्म ग्रह बना देंगे उसको, सबसे गर्म ग्रह। ग्लोबल वार्मिंग का जीता जाता सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो आपके सामने है शुक्र ग्रह। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, अगली चर्चा अगले प्रश्न के साथ करेंगे। बताओ दोस्तों कि कौन सा प्लैनेट है जो अपनी धुरी पर घूर्णन काल सबसे ज्यादा लेता है? किस ग्रह का अपनी धुरी पर घूर्णन काल सबसे अधिक है ना? कह रहे हैं रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। बहुत अच्छे अनीश, इसलिए तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ अब बताओ जल्दी से क्या उत्तर सही होगा दोस्तों, क्या उत्तर इसका सही होगा? किस ग्रह का अपनी धुरी पर घूर्णन काल अधिकतम है? अपनी धुरी पर मतलब देखो दोस्तों, दो तरह के मोशन हैं, एक तो हो गया रोटेशन है ना, एक हो गया रोटेशन और दूसरा हो गया रिवोल्यूशन। तो एक रोटेशन है और दूसरा रिवोल्यूशन है। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन और रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। तो रिवोल्यूशन सूर्य के चारों तरफ और घूर्णन स्वयं की ही एक्सिस पर। तो इसका सही उत्तर पता है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीनस। आपको पता है अपने ही एक्सिस पर 243 दिन लगते हैं इसको, 243 डेज, और तब जाकर के घूम पाता है। बाकी मैं आपको बताऊं नेपच्यून जो है तो कुछ अराउंड 16 घंटे के अंदर ही, जुपिटर भी 16 घंटे के अंदर ही, पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है अपनी एक्सिस पर। तो वीनस को 243 दिन लगते हैं अपनी ही धुरी पर घूमने में, यूं घूमने में, यूं अपनी धुरी पर ऐसे घूर्णन में। 143 दिन मतलब समझते हो आप, बहुत 243 दिन, बहुत ज्यादा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि थोड़ा महत्वपूर्ण तरीके से मेरी बात सुनो। सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एसएससी 2023 का आ गया है कैलेंडर, और 2023 के कैलेंडर में CGL भी है, CHSL भी है, GD भी है, MTS भी है, CPO भी है, और उसके अलावा स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट भी। और उसके अलावा आपके जो और परीक्षाएं हैं उनमें से एक बार्क है, उनमें से इसरो है, उसमें से DRDO है, और साथ ही साथ KVS भी। दोस्तों इतने सारे जब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहे हैं एक साल में, तो क्यों परेशान होते हो? परेशान होने के किसी भी तरीके से समस्या है ही नहीं, परेशान होइए ही मत। CGL, CHSL, MTS, KVS, DRDO, इसरो, बार्क, CPO, सबके लिए 2023 आपका इंतजार कर रहा है। यूं दोनों हाथें फैला के, मतलब दोनों बाहें फैला के, सॉरी, ऐसे ना समझ लो एक आपकी सबसे खूबसूरत क्रश दोनों बाहें यूं फैला करके आपका इंतजार कर रही है कि आओ गले लग जाओ। काहे नहीं लगा रहे हो इनको गले? कौन लगाएगा? आप नहीं लगाओगे, कोई और लगा लेगा गले इनको। तो इनको क्लियर करने के लिए चाहिए क्या? इनको क्लियर करने के लिए चाहिए हमारे दिमाग में एकदम जबरदस्त वाला अप्रोच। ठीक है रोहित, अपनी बात लिखिए। तो
जबरदस्त वाला अप्रोच, मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपको चाहिए होगा लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेस, टेस्ट सीरीज और ई बुक। अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि आप कर क्या सकते हो और आपके पास ऑफर क्या है आज के लिए। एक काम करो, गूगल पर चले जाओ। ऐसे गूगल आता है आपके सामने, गूगल पर जाकर के यहां पे लिखो अड्डा 24/7, लिख दिए। अड्डा 24/7 जैसे लिखे तो ये पहली वाली लिंक को खोल देना। अब जैसे ही पहली वाली लिंक खोले, अब ये पहली वाली लिंक खोलने के बाद ऑल कोर्सेज का ऑप्शन है, यहां पर जाइए, एसएससी है, एसएससी में जाओ, एसएससी महापैक में जितनी परीक्षाएं हैं सब की सब। अब आपको क्या क्या चाहिए, ऑनलाइन लाइव क्लास भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी और बुक्स भी मिलेंगी। आप देखो एसएससी का महापैक, कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, एसएससी का महापैक आपकी सारी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। रोहित यादव जी, बिहार पुलिस के लिए भी ये क्लास है, आप डेली अटेंड करिए, सुबह 9 से 10 और 10 से 11, ठीक है ना। कोई भी ट्रेंडिंग शॉर्ट्स कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास, हाँ आप लोगों को ऐसे ही स्पैम करना है तो करते रहो। दोस्तों एसएससी महापैक, जैसे आप में हिंदी के साथ बुक ऑर्डर करनी है, इंग्लिश के साथ भी बुक का ऑप्शन है। यहां पर आपको हम क्या क्या दे रहे हैं वो देखिए। सबसे पहली बात तो आपको दे रहे हैं डबल वैलिडिटी, ये देखिए 12+12 महीने की वैलिडिटी दे रहे हैं। 2000 घंटे की लाइव क्लास देंगे, 4700 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, 27000 से ज्यादा वीडियोस, 1451 ई बुक और 6 आपको घर में बुक मिल जाएंगी, घर में हम भेजेंगे आपके लिए। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस आप देख रहे होगे 17,799। दे मत देना इतना किसी भी हालत में। इतने सब कुछ फैसिलिटी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह मिला के 12+12 महीने की वैलिडिटी, यानी डबल वाली 2 साल की वैलिडिटी जो हम आपको दे रहे हैं, इसके लिए आपको करना है बस एक काम, बाय नाउ करिए और यहां पर सीधे कूपन कोड डालिएगा। जैसे ही आपके यहां पर कूपन कोड डालने का ऑप्शन है, आप डालिए Y263, Y263 या Y637, दो में से कोई भी कोड डाल दो। जैसे ही आप ये कोड डालोगे ना, अब देखो 4093 मात्र का है, 4093 मात्र का। तो अब कौन सा कोड लगाना है, तो याद रखिए Y263, भूलिएगा नहीं कभी भी। 4093 और साथ ही साथ वैलिडिटी आपको 12+12 महीने की मिल रही है। एसएससी महापैक विथ हिंदी मीडियम किताबें, या चाहो तो इंग्लिश वाला भी ऑप्शन है, तो इंग्लिश मीडियम किताबें आपको मात्र 4093 में, वो भी 2 साल के लिए। और फिर देखो परीक्षा कैसे नहीं निकलती। मैंने बोला ना, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। तो रोज सुबह 9 बजे आ जाया करिए और 9 बजे के अलावा 10 बजे भी आ जाया करिए। यहीं पर पढ़ाई करेंगे हम जोरदार तरीके से हमारे महत्वपूर्ण सेशंस की, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो तो दोस्तों अब खूब, ठीक है ना, फैन क्लब है भाई जो हो जाएगा डायरेक्ट रेगुलर क्लास रख, अरे नहीं नहीं नहीं, चलो 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 मेहनत करो। अब दोस्तों इसी मेहनत से आपको करना है बड़े बड़े सवाल हल, बड़ी बड़ी चीजें हल करनी है। बस आप इसे अपना लो एक बार, और ठीक है ना, इसे अपना लो एक बार और जल्दी मेहनत करो, जल्दी से सिलेक्शन लो। मुझे मिठाई खानी है और बहुत जल्दी मिठाई खानी है। ऐसा नहीं है कि मैं इंतजार कर सकता हूं, हमसे ही बताएं, हमसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, अब हमको मिठाई खानी है तुम्हारे सिलेक्शन की। तो भैया जल्दी से सिलेक्शन इंश्योर करो और 9 बजे और 10 बजे रोज जीके जीएस का बूस्टर डोज लेना मत भूलना। जीके जीएस का बूस्टर डोज है ना, बूस्टर डोज, तो ये वैक्सीन है, समझ लो, वैक्सीन बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों, बिल्कुल सभी परीक्षाएं, चाहे कोई भी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हो, जीडी की करते हो, सीजीएल की करते हो, सीएचएसएल की करते हो, या आप स्टेनो की करते हो, या आप सीपीओ की करते हो, सब की तैयारी आपको एक ही वीडियो में 9 बजे से 10 बजे और 10 बजे से 11 बजे वाले में मिलेगी। तो धन्यवाद आप सभी का, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।